अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 19 नवंबर 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमला किया है, किस तरह हौसी बागियों की कमर तोड़ी है सऊदी अरब ने, और किस तरह सऊदी अरब और सऊदी अरब के इत्तेहादी ईरान और यमन पर हमले कर रहे हैं। इसका पहले थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सूरत हाल क्यों इतनी क्रिटिकल हो रही है, क्यों सऊदी अरब एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद बना रहा है, क्यों सऊदी अरब यमन के अंदर यमन के लोगों के लिए कब्रिस्तान बनाता जा रहा है। पूरा यमन तबाह हो चुका है, यमन के बच्चे भूखे मर रहे हैं, यमन के अंदर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है, हर तरफ लाशें बिछी हुई हैं, हर रोज़ वहाँ जंग ज़दा माहौल होता है, इंसानी ज़िंदगी की ज़रा भी कदर नहीं है। और अफसोस का मुकाम ये है कि यमन पर हमले करने वाला मुल्क अमेरिका नहीं है, यमन पर हमला करने वाला मुल्क भारत नहीं है, यमन पर करने वाला मुल्क हमले को इसराइल के यहूदी नहीं है, कोई चाइना के कम्युनिस्ट नहीं है। यमन पर हमला करने वाला मुल्क मुसलमानों का ठेकेदार, इस्लाम का ठेकेदार, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा ठेकेदार सऊदी अरब है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों हो रहा है। दुनिया पर अगर आपने हुकूमत करनी है या अगर आपने दुनिया में एक बड़ी ताकत बनना है, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आपको ज़रूरत है डॉलर की, आपके पास डॉलर के रिजर्व होने चाहिए। दूसरा, आपको ज़रूरत है तेल की, कि आपकी तेल पर हुक्मरानी होनी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं यहूद और नसारा, यानी इसराइल और अमेरिका, इनके पास डॉलर हैं, ये डॉलर कंट्रोल करती हैं। वर्ल्ड बैंक इनके पास है, IMF इनके पास है। ये जिस मुल्क की मैशत को चाहते हैं उसको कमज़ोर करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बढ़ने देती हैं। यानी इनके अख्तियार में है तमाम दुनिया की मैशत। FATF के ज़रिए ये जिस मुल्क पर चाहते हैं पाबंदियाँ लगवाते हैं। तेल इनके कंट्रोल में नहीं था, लिहाजा कोविड के ज़रिए इन्होंने दुनिया को कंट्रोल किया। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोविड जो है एक जाली वायरस था या जाली वायरस है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोरोना कुदरती वायरस ना है ना कुदरती वायरस था। जी हाँ, ये ज़हन में बिठा लीजिए कि कोविड एक बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, लोग मरते हैं, लेकिन इसके स्प्रेड पर और इसके फैलने पर बेशुमार सवालिया निशान हैं। और तमाम की तमाम इंसानी तारीख की रिसर्च ये बताती है कि कोविड फैलाया गया है, ये कुदरती वायरस नहीं है, ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये मैन मेड क्राइसिस है। क्राइसिस आ गया, लोग मरने लगे, दुनिया बंद हो गई। अब जाहिर है जिन्होंने वैक्सीन से कमाना था उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया वैक्सीन से भी, लेकिन ये एक ऐसा वक्त था कि जब दुनिया में तेल की कीमतें गिरने लगी, नीचे आती गई। सूरत हाल ये हो गई कि तेल कौड़ियों के भाव बिकने लगा, यानी $18 पर बैरल, और एक बैरल के अंदर कोई 150 से ज़्यादा लीटर होते हैं। आगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब ऐसे में तेल स्टोर कर लिया इसराइल ने, तेल स्टोर कर लिया अमेरिका ने, और फिर तेल दुनिया से ख़त्म हो रहा है। ये याद रख लीजिए। एक रिसर्च ये बताती है कि अगले 40 साल का तेल सिर्फ बाकी है और इसके अलावा दुनिया में तेल ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि अब लोग हाइब्रिड यानी गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं, बैटरियों की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्स की तरफ आ रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ दुनिया डाइवर्ट हो रही है। अब ऐसे में यमन एक ऐसा मुल्क है, ईरान, पहले मैं ईरान को बता दूं, दुनिया में अगर 50% तेल है सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के पास, तो 50% या 40% कह सकते हैं तेल है ईरान के पास और ईरान के इत्तेहादियों के पास। अब सऊदी अरब को पता है कि हमारा मुल्क बिल्कुल बंजर है, वीरान है, पत्थर हैं और पहाड़ों पे भी कुछ नहीं होता, हमारे पास तेल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गडरिये थे, ये तो गडरिये थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं होता था, खजूरें बेच के गुजारा करते थे। तेल निकला ये तकरीबन कोई 70s में, ये 1970s के करीब या उससे पहले तेल निकला तो इनकी मैशत अच्छी हुई, इन्हें भी पता चला कि इस तरह कपड़े पहने जाते हैं, इस तरह चला जाता है।
तो खैर ये अमीर हो गए। अब क्योंकि अमेरिका सारे तेल पे कब्जा कर चुका है, सारे रिजर्व्स खरीद चुका है, सऊदी अरब का तेल ख़त्म हो रहा है, इनकी नज़र है यमन के तेल पर कि यमन के अंदर तेल के कुएँ हैं, वहाँ पे जाया जाए, कब्ज़ा किया जाए। लिहाजा पिछले 5-6 सालों से ये वहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा लोग मार चुके हैं, 10-15 लाख लोगों को मजबूर कर चुके हैं कि वो मुल्क छोड़ दें। लेकिन हौसी जो कि एक कबीला है, हौसी एक बहुत बड़ी जमात है, 80 लाख से ज़्यादा लोग हैं इस कबीले से जो ताल्लुक़ रखते हैं या इस ब्लड लाइन से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हौसी, जिनको यमन की हमायत, जिनको ईरान की हमायत हासिल है, वो पिछले 6 सालों से लड़ रहे हैं। अब सूरत हाल क्या हो गई है? अब मोहम्मद बिन सलमान को नज़र आ रहा है कि ये जंग मैंने जीतनी है, हर हाल में जीतनी है। अगर ये मैं जंग हार गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, हम इस तेल पर कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात किसी हद तक ठीक हो रहे थे, लेकिन अमेरिका के सामने जब ईरान ने घुटने नहीं टेके तो उस वक्त सऊदी अरब को इशारा मिला कि अब आपके भी ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे। पहले पता है आपको, जब जो बाइडन आया था जमाल खशोगी को लेकर, उन्होंने सऊदी अरब को ज़रा ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और फिर सऊदी अरब भी इसराइल से ज़रा पीछे हटा था और ईरान के साथ मुज़ाकरात करना उन्होंने शुरू कर दिए थे। अब क्या हुआ है, आज जुमे के दिन मोहम्मद बिन सलमान ने यमन के अंदर ईरान के हमायत याफ्ता जो मिलिशियाएँ हैं, जिसमें पासदरान इनकलाब, ईरानियन रेवोल्यूशनरी फोर्स, गार्ड फोर्स, यानी ईरानी पासदरान इनकलाब के लोग और हिजबुल्लाह के लोग, जिनके ठिकाने थे यमन के अंदर। यमन का इलाका है दिमार, यमन का इलाका है सादा, यमन का इलाका है अल-जौफ, इन इलाकों के अंदर उनके ठिकाने थे। इन तीनों ठिकानों को सऊदी अरब की जानब से तबाह कर दिया गया है और ईरानी पासदरान इनकलाब पर हमला करना और फिर ये हमला करना हिजबुल्लाह पर, इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने हमला किया है ईरान पर, और डायरेक्ट मतलब भी यही बनता है। और दूसरा ये कि अगर इन दो तंजीमों को तबाह किया गया है, इतने बड़े हमले किए गए हैं, तो हौसी बागियों की, हौसी जो लोग हैं उनकी कमर तोड़ के रख दी है एक किस्म की सऊदी अरब ने। तो इसको लेकर हालात आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट के बेहद ख़राब हो सकते हैं और वो जो ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। खैर हौसी भी कोई कम नहीं है, वो भी मुसलसल हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब का एक सूबा है असीर पर भी ड्रोन दागा गया है, उस ड्रोन को भी सऊदी जो कोलेशन है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी तबाह कर दिया। इसके अलावा जाजान ये इलाका है सऊदी अरब का हौसियों की जानब से, यहाँ भी मिसाइल मारा गया है और सऊदी इत्तेहादी फ़ौज का कहना है कि हमने ये मिसाइल भी रोक लिया है। अब ईरान के हवाले से अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि ईरान यूरेनियम इकट्ठे करना, यानी यूरेनियम की अफजूदगी करने में बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है और इस हवाले से इसराइल की नींदें भी उड़ी हुई हैं और अमेरिकियों की भी दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी तरह से अब अरबियों को और ईरानियों को आपस में लड़वा दिया जाए, यानी मुसलमान आपस में ही लड़ते रहें, आपस में ही ये एक दूसरे से लड़ के कमज़ोर होते रहें और फिर हम सऊदी अरब को असला बेचते रहें, क्योंकि पिछले साल भी ट्रंप कहता है कि हम जितना दुनिया में असला बेचते हैं उसका 18% असला सिर्फ़ और सिर्फ हमने अकेले सऊदी अरब को बेचा था। खैर ईरान पर हमलों का सिलसिला तेज़ हो गया है। ईरान में आज कुछ बागी ग्रुपों ने फ़ौज पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 3 ईरानी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं, 6 ज़ख्मी हुए हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि अगले आने वाले दिनों में ईरान के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा, चाहे वो सऊदी अरब की जानब से हो, चाहे इसराइल की जानब से हो, चाहे अमेरिका की जानब से हो। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि अगर ईरान यूरेनियम की अफजूदगी में इतना आगे बढ़ चुका है तो फिर ईरान के ख़िलाफ़ बहुत जल्द एक बड़ी जंग छेड़ी जा सकती है। और सऊदी अरब जो खुद को कहता है कि हम आलम इस्लाम के लीडर हैं, वो मुसलमान दुनिया को तबाह करने में इस वक्त सबसे आगे है। तो मैं समझता हूँ मोहम्मद बिन सलमान को होश के नाखून लेने होंगे और उसे समझना होगा कि वो यहूदियों का, वो ईसाइयों का, वो दुश्मनाने इस्लाम का आला कार बना हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।